हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का। हमारा टॉपिक है 3 वर्ग और ये इसके ऊपर हमारा थर्ड वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की तो ये इसके ऊपर हमारा 21th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 वर्ग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 वर्ग का सामान्य परिचय, सेकंड वीडियो में हमने 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं और इनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति है उनके ऊपर हमने चर्चा की। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इन तीनों वर्गों के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो पश्चिमी यूरोप है, खास करके जो फ्रांसीसी समाज है, ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं पादरी वर्ग आ जाते हैं जिनका संबंध धर्म से था। दूसरा है ये अभिजात वर्ग आ जाता है जिसमें सामंत, लॉर्ड और नाइट वगैरह आ जाते हैं। और तीसरा वर्ग था ये किसान से संबंधित था। तो यहाँ पर जो प्रथम 2 वर्ग है इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है ये स्थिर और अपरिवर्तनीय रही, क्योंकि जितने भी सामाजिक और आर्थिक संबंधों को जो प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो इन पर ज्यादा असर नहीं डाल सके। उसकी वजह थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले, जैसे अकाल पड़ गया तो अकाल पड़ गया तो उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो इसका प्रभाव सर्वाधिक जो रहा वो किसान पर रहा, क्योंकि जो अभिजात वर्ग है इसने कभी भी अपनी आय कम नहीं होने दी। वह ये कोशिश करता था कि वह किसानों से उतना ही टैक्स वसूल करे, उतनी ही बेगार करवाए या फिर उससे ज्यादा बेगार करवाए। ऐसी परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त जो प्रथम वर्ग आ जाता है पादरी वर्ग, यह अपना जो धार्मिक कर होता था टाइथ, वह हमेशा लेता रहा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में जो सर्वाधिक जो प्रभावित जो वर्ग रहा था वह रहा था किसान वर्ग। और इनको प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनमें सबसे पहले आ जाते हैं पर्यावरण में परिवर्तन, दूसरा आ जाता है कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव आ जाता है, और तीसरा आ जाता है भूमि के उपयोग का अधिक स्पष्ट होना। तो ये 3 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से पश्चिमी यूरोप या हम कह सकते हैं फ्रांस के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को इन्होंने प्रभावित किया। इसमें भी हम बात करें तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आ जाता है 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो कारक थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे 10वीं सदी के बाद में जो पर्यावरण में जो परिवर्तन हुए, अर्थात जो 11वीं सदी से यूरोप में पर्यावरण, कृषि तकनीकी या अन्य जो यांत्रिक परिवर्तन हुए उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हम देखेंगे कि 5वीं से और 10वीं शताब्दी के मध्य में मौसम भी अनुकूल नहीं था, ना ही इनके पास कोई कृषि प्रौद्योगिकी थी, ना ही इनकी कोई अच्छी टेक्निक थी जिनकी वजह से ये कृषि उत्पादन अच्छा कर सके। लेकिन 11वीं सदी के बाद में हम देखेंगे कि मौसम में भी परिवर्तन होता है जो कृषि के अनुकूल होता है। इसके अतिरिक्त जो कृषि प्रौद्योगिकी थी उसमें भी बदलाव आता है। इसके अतिरिक्त खेती करने के जो तरीके थे उनमें भी अत्यधिक बदलाव आता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है और किसान अन्य कार्यों में भी अपना योगदान दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पर्यावरण परिवर्तन। उसमें भी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि 5वीं से और 10वीं सदी के अंदर जो पश्चिमी यूरोप था उसका पर्यावरण या वातावरण या हम कह सकते हैं मौसम कैसा रहा, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि 11वीं सदी के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए पर्यावरण में, जिससे कृषि और अन्य जो सामाजिक और आर्थिक जो संबंध है वो किस प्रकार से प्रभावित हुए, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, 5वीं से और 10वीं शताब्दी के मध्य में हम देखेंगे तो यूरोप का जो अधिकांश भाग है ये वनों से घिरा हुआ था। इसका तात्पर्य ये हो गया कि यूरोप में वन ज्यादा थे और कृषि भूमि थी वो कम थी। और वनों की अधिकता की वजह से कृषि के लिए जो उपलब्ध भूमि थी ये सीमित थी। और यही वजह थी कि इस टाइम पीरियड में यूरोप में जो उत्पादन होता था वह बहुत ही कम होता था और किसानों पर अत्यधिक अत्याचार भी होते थे। इसीलिए जो किसान थे ये अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर ये भागकर वनों में चले जाते थे और वहां पर जाकर ये शरण ले लेते थे। क्योंकि 5वीं से और 10वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में अत्यधिक ठंड हुआ करती थी, क्योंकि इस समय की जो सर्दियां थी वो प्रचंड थी और लंबी अवधि की हुआ करती थी। और यही वजह थी कि जो फसलों का जो उपज काल था ये बहुत छोटा होता था और खेती की जो पैदावार थी ये बहुत कम होती थी। देखो, इसको एक बार हम फिर समझने का प्रयास करते हैं कि 5वीं से और 10वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप का जो मौसम था वो अत्यधिक ठंडा था। सर्दियां लंबी हुआ करती थी। सर्दियां लंबी हुआ करती थी
और ये फसल के लिए अनुपयोगी हुआ करती थी, यानी फसल के लिए अच्छी नहीं मानी जाती थी। इसलिए फसल का जो काल होता था, उपज का जो काल होता था, वो छोटा होता था और यही वजह थी कि जो उत्पादन होता था वो कम होता था। ये हम चर्चा कर रहे हैं 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में। अब हम चर्चा करते हैं 11वीं सदी के बाद में यूरोप में जो परिवर्तन हुए उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 11वीं सदी के बाद में क्या होता है कि यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हो जाता है, अर्थात जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और ये कृषि के लिए बहुत अच्छा था। इसका कृषि पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा और इसका परिणाम क्या मिला कि किसानों को अब कृषि करने के लिए लंबी अवधि मिलने लगी, क्योंकि तापमान बढ़ा, सर्दियों का जो काल है वो छोटा हो गया। सर्दियों का काल छोटा हो गया तो फसल के लिए जो अवधि है वो लंबी मिलने लगी और इसी का परिणाम क्या होगा कि उत्पादन अब क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा। उत्पादन अब ज्यादा होने लगेगा 11वीं शताब्दी के बाद में। इसके अतिरिक्त सर्दियों में क्या होता है कि पाला जमा हो जाता है, लेकिन जब सर्दियां छोटी होने लगी, तापमान बढ़ने लगा, तो जो मिट्टी पर जो पाले का असर होता है वो भी कम होने लगा। इससे खेती करना ज्यादा आसान हो गया। देखिए 11वीं शताब्दी के बाद में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है तो ये समय खेती के लिए अच्छा माना जाता है। तो हमने देखा था कि 5वीं से और 10वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में वन क्षेत्र ज्यादा था। अब धीरे धीरे यूरोप के लोगों ने क्या किया कि वनों की कटाई करना शुरू कर देते हैं और कृषि भूमि का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो पर्यावरण इतिहासकार है उनका कहना है कि यूरोप में इस समय में वनों के क्षेत्रों में तो कमी आई और जो कृषि भूमि है इसका विस्तार होने लगा, क्योंकि अब उत्पादन ज्यादा होने लगा था, मौसम भी कृषि के अनुकूल हो गया था, तापमान बढ़ गया था और ये यूरोप में अच्छा माना जाता है कृषि उत्पादन के लिए। अब हम चर्चा करते हैं भूमि के उपयोग की चर्चा करते हैं। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं कि 5वीं से 10वीं की शताब्दी के मध्य में भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता था और 11वीं शताब्दी के बाद में भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता था। देखिए प्रारंभ में जो खेती की जाती थी या कृषि प्रौद्योगिकी थी, यह बहुत ही प्राचीन किस्म की थी, इसीलिए उत्पादन कम होता था। दूसरा, यदि हम यांत्रिक मदद की बात करें तो खेती करने के लिए बैलों की जोड़ी से हल चलाया जाता था। हल का प्रयोग बैलों की सहायता से किया जाता था और ये हल होता था, ये लकड़ी का होता था, न कि लोहे का होता था। ये जो हल होता था ये लकड़ी का होता था और लकड़ी के हल होने का परिणाम ये निकला कि जो कृषि भूमि थी उसको ये अधिक खुरच पाने में सक्षम नहीं था, क्योंकि लकड़ी का हल था तो ये ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता था और भूमि को केवल ऊपर से खुरच पाता था, ऊपरी सतह होती थी उसी को खुरच पाता था। तो इसका परिणाम ये निकला कि जो भूमि के अंदर जो प्राकृतिक उत्पादकता होती है यह उसको पूर्ण रूप से बाहर निकालने में असमर्थ था। कौन सा हल? जो लकड़ी का हल होता था। एक तो ये वजह थी कि यहाँ पर उत्पादन कम होता था और धीरे धीरे क्या होता था, भूमि की जो उत्पादन क्षमता थी वो भी कम होती जाती थी। अब ये लकड़ी का जो हल था ये भूमि की उत्पादकता को बाहर निकालने में असमर्थ था। इसी वजह से वहां के किसानों को क्या करना पड़ता था, प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार भूमि को हाथ से खोदना पड़ता था, फावड़े वगैरह की सहायता से वो हाथ से खोदते थे, तो इसमें अत्यधिक मानव श्रम लगता था। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता था, मानव श्रम तो ज्यादा लगता था और उत्पादन कम होता था और उसकी वजह थी कि इनकी जो कृषि करने का जो तरीका था वो काफी प्राचीन था और वो आदिम था। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर जो फसल चक्र था ये भी प्रभावहीन तरीके से था। देखो इस समय क्या किया जाता था, यूरोप में भूमि को दो भागों में बांट दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि ये यूरोप के किसान का खेत है और किसान क्या करता था, इसको दो भागों में बांट लेता था। ये प्रथम भाग हो गया और ये द्वितीय भाग हो गया। तो ये प्रथम वर्ष में तो क्या करता था, प्रथम वर्ष में तो यहाँ इस प्रथम वाले भाग में खेती करता था और जो सेकंड वाला जो भाग था भूमि का इसको परती छोड़ देता था, यानी यहाँ पर खेती नहीं करता था। अगले वर्ष वो क्या करता था, अगले वर्ष इस भाग में तो खेती करता था और इस भाग को परती छोड़ देता था। या हम कह सकते हैं कि पूरे 2 वर्ष लगते थे उसको अपने खेत का प्रयोग करने में। या हम कह सकते हैं कि वो एक वर्ष में अपने खेत में 1/2 भाग में ही उत्पादन कर पाता था, बाकी का जो आधा भाग था ये परती रहता था और इसी प्रकार से ये जो फसल चक्र है वो चलता रहता था। एक भाग में यानी शरद ऋतु में वो गेहूं बोया करता था तो दूसरे भाग को वो परती या हम कह सकते हैं खाली छोड़ देता था। अगले वर्ष ये जो वाला परती वाला भाग है इसमें राई बो देता था और दूसरा जो आधा भाग है इसको खाली छोड़ देता था। और यही वजह थी कि यूरोप में जो फसल का जो उत्पादन होता था वो कम होता था
और इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की जो उर्वरता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और इसी का परिणाम था कि यूरोप में अकाल पड़ने लगे। और इन अकालों की वजह से दीर्घकालीन कुपोषण आने लगा। विनाशकारी ये अकाल बार बार पड़ने लगे, जिससे गरीबों का जीवन था ये अत्यंत दुष्कर हो गया था यूरोप में। ये बात कर रहे हैं हम 10वीं शताब्दी से पहले की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक जो कृषि होती थी उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोड होते थे, या हम कह सकते हैं सामंत होते थे, या इनके लिए हम अभिजात वर्ग शब्द का भी प्रयोग करते थे, ये अपनी आय को अधिकतम करने के लिए हमेशा उत्सुक होते थे। वीडियो के प्रारंभ में हमने बात की थी कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इनका प्रथम और द्वितीय वर्ग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, ये ज्यादा प्रभाव पड़ता था तृतीय वर्ग पर। क्योंकि जब इस प्रकार की परिस्थितियां आती थी, अकाल पड़ रहे हैं या उत्पादन कम हो रहा है, तो इस समय में भी जो ये लोड हुआ करते थे, यह अपनी आय को अधिकतम करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो लोड या सामंत होते थे, ये अपनी आय को किस प्रकार बढ़ाते थे इन विपरीत परिस्थितियों में। तो देखिए, भूमि का उत्पादन बढ़ाना तो संभव नहीं था उस समय। उसका रीजन था क्योंकि इनकी खेती करने का जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा आदिम था। तो इन्होंने क्या किया कि मैनर की जो जागीर होती थी, जैसे ये मैनर की जागीर है और इसके इस भाग में खेती की जाती है और बाकी का भाग जो है ये खाली है, तो ये कोशिश करते थे कि बाकी के भाग को भी कृषि योग्य बनाया जाए। ठीक है, तो ये मैनर की जो जागीर होती थी उसकी समस्त भूमि को ये कृषिगत बनाने के लिए बाध्य करते थे किसानों को। और इसी वजह से किसानों को पहले की तुलना में अब मैनर की जो जागीर होती थी उन पर ज्यादा काम करना पड़ता था, ज्यादा समय देना पड़ता था। इन सब चीजों का जो प्रभाव था वो सर्वाधिक रूप से किस पर पड़ रहा था? किसान पर पड़ रहा था। अब अकाल पड़ने लगा तो किसान को मैनर की जो जागीर होती थी उस पर ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, ज्यादा समय देना पड़ता था। लेकिन जो किसान होते थे वो इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सह सकते थे और दूसरा वो खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते थे। अभी वो इतने समर्थ नहीं थे कि वो लोड का खुलकर विरोध कर सके। इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष विरोध का सहारा लिया, या हम कह सकते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध का उन्होंने सहारा लिया। अब किसान क्या करने लगा? देखो, जो स्वतंत्र किसान होता था वो दो जगह काम करता था। एक तो अपने खेत पर काम करता था, अपना उसका जो खुद का खेत होता था उस पर काम करता था, और हफ्ते के 3 या 4 दिन वो लोड, या हम कह सकते हैं कि मैनर की जो जागीर होती थी उस पर काम करना पड़ता था। लेकिन अब किसान क्या करने लगा कि वह अपने जो खेत होते थे उस पर ज्यादा समय देने लगा और जो लोड के जो मैनर या जागीर के जो खेत होते थे उस पर कम समय देने लगा। इस प्रकार से किसान ने निष्क्रिय प्रतिरोध करना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत का जो अधिकतम जो उत्पादन था वह अपने पास रखने लगा। क्योंकि वह अब अपने खेत पे काम कर रहा है तो उत्पादन भी उसके खेत में ज्यादा होगा, और वो कोशिश करने लगा कि वो बेगार से बच सके। देखिए, बेगार से तात्पर्य होता है ऐसा परिश्रम या ऐसा कार्य जिसके बदले में हमें आय प्राप्त नहीं हो, उसे कहा जाता है बेगार। और ये किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, लोड के यहाँ पर जाकर काम करना पड़ता था। यहाँ पर जो यूरोप के जो लोड होते थे वो प्रत्यक्ष कर नहीं लेते थे, कर के रूप में किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, अर्थात लोड या मैनर के वहां पर जाकर इनको कृषिगत कार्य करना पड़ता था। अब किसान है ये बेगार से बचने लगा। दूसरा जो लोड और किसानों के मध्य में जो विवाद का कारण था वह था चरागाह भूमि और वन भूमि। और इसकी वजह थी कि लोड था ये चरागाह भूमि और ये जो वन भूमि होता था इसको अपनी व्यक्तिगत पूंजी समझता था, जबकि जो किसान होते थे संपूर्ण समुदाय की भूमि समझते थे और उनका मानना था कि यह भूमि संपूर्ण समुदाय के साझा उपयोग के लिए है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सभी की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है। तो इस वजह से भी लोड और किसान के मध्य में धीरे धीरे विवाद होने लगे। लेकिन अब हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो 11वीं शताब्दी में धीरे धीरे जो कृषि प्रौद्योगिकी थी उसमें परिवर्तन हुए। सबसे जो पहला और सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ था, हमने देखा कि 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में जो हल होता था वो लकड़ी का होता था। लेकिन अब क्या होने लगा कि हल है वो लोहे का होने लगा। लोहे के हल से उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन कैसे बढ़ने लगा कि अब ये जो भूमि होती थी उस भूमि में लोहे के हल की जो भारी नोक होती थी ये ज्यादा अंदर तक जा सकती थी, ज्यादा अंदर तक जा सकती थी, या हम कह सकते हैं ये अधिक गहरा खोद सकती थी, जिससे भूमि के अंदर की जो उत्पादकता थी, या हम कह सकते हैं कि उत्पादन जो क्षमता थी वह बाहर आ जाती थी, तो जिससे उत्पादन ज्यादा होने लगा। इसके अतिरिक्त सांचेदार पटरे का प्रयोग होने लगा और इस पटरे की वजह से जो मिट्टी होती थी उसको आसानी से पलटा जाने लगा।
तो यूरोप में जब लकड़ी के हल्के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल का प्रयोग होने लगा तो उत्पादन भी क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि भूमि के अंदर जो पौष्टिक तत्व होते हैं अब वो बाहर आने लगे, उनका बेहतर तरीके से प्रयोग होने लगा। तो लकड़ी के हल का प्रयोग होने से भी कृषि में उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगा। दूसरा जो प्रयोग होने लगा वह होने लगा पशुओं के हल के जोतने के तरीके में सुधार हुआ। देखिए पहले क्या होता था कि हल को पशुओं से जोड़ने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता उसे कहते हैं हम जुआ, और उस जुए को पहले पशुओं के गले में बांधा जाता था, और इससे क्या होता था कि पशु ज्यादा ताकत नहीं लगा पाता था, उसके गले पे जोर आता था तो वह इतनी शक्ति नहीं लगा पाता था। लेकिन अब सुधार क्या होने लगा कि जुए का प्रयोग है ये पशुओं के कंधे पे होने लगा, जिससे पशुओं को ज्यादा शक्ति मिलने लगी। यूरोप में दूसरा जो परिवर्तन हुआ वह हुआ कि घोड़े के खुरों में अब लोहे की नाल का प्रयोग किया जाने लगा। घोड़े के जो खुर होते हैं उनके नीचे अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे जो घोड़े के जो खुर हैं वो सुरक्षित रहते थे और वो लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम होता था। अब हम चर्चा करेंगे कि कृषि जो प्रौद्योगिकी है उसमें वायु और जल शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। पहले जो मानव जो कार्य करता था वो हाथ से करता था, लेकिन अब हाथ के स्थान पर वायु और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा, और ये मुख्यतः होने लगा अन्न पीसने में अर्थात चक्की में, दूसरा अंगूरों को निचोड़ने में। देखिए यूरोप में क्या होता था, अंगूरों को निचोड़कर और अंगूर से शराब बनाई जाती थी। पहले ये कार्य हाथ से होता था, अब ये कार्य है ये मशीनों के द्वारा होने लगा, और उन मशीनों को चलाने के लिए वायु शक्ति और जल शक्ति का प्रयोग होने लगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है, ये वायु शक्ति का एग्जाम्पल है जिसमें वायु की सहायता से इन पंखों को चलाया जाता है, और ये पंख हैं फिर बाद में किसी मशीन से जुड़े हुए होते हैं और ये उस मशीन को चला पाते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक व्हील है, इसको पानी की सहायता से इसको घुमाया जाता था, किसी नदी या नाले में इसको लगा दिया जाता था तो पानी के बहाव की वजह से घूमता था, और ये जब घूमता था तो इसके अंदर मशीन है वो इसकी सहायता से घूमती थी, जिसका प्रयोग ये अन्न पीसने और अंगूर को निचोड़ने में करते थे। इसके अतिरिक्त एक और बड़ा परिवर्तन हुआ वह था भूमि के उपयोग के तरीके में। देखिए पहले हमने देखा कि यूरोप में क्या होता था, कृषि भूमि को दो भागों में बांटा जाता था। प्रथम वर्ष इस भाग में खेती की जाती थी और इसको खाली रखा जाता था, दूसरे वर्ष इस भाग में खेती की जाती थी और जो प्रथम भाग था इसको खाली रखा जाता था। तो इस प्रकार से एक वर्ष में केवल यूरोप के किसान 1/2 भाग का ही सही तरीके से उपयोग कर पाते थे। लेकिन अब क्या परिवर्तन होने लगा कि यूरोप में जो कृषि भूमि थी उसको 3 भागों में परिवर्तित किया जाने लगा, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। तो प्रथम वर्ष में क्या किया जाता था कि जो प्रथम भाग और द्वितीय भाग है इस पर खेती की जाती थी और तीसरे भाग को खाली छोड़ा जाता था, और अगले वर्ष में दूसरे और तीसरे भाग पर खेती की जाती थी, प्रथम भाग को खाली छोड़ा जाता था, और उससे अगले वर्ष में तृतीय और प्रथम भाग में खेती की जाती थी, दूसरे भाग को खाली छोड़ा जाता था। और इसका परिणाम यह निकला कि अब प्रत्येक वर्ष में 2/3 भाग पर खेती की जाने लगी, यानी पहले की तुलना में ज्यादा भूमि पर खेती की जाने लगी। तो जिससे क्या हुआ कि उत्पादन भी बढ़ने लगा। देखिए ये जो प्रयोग था ये क्रांतिकारी था। हमने देखा कि पहले 2 खेतों वाली व्यवस्था थी, उसको अब 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया। इस व्यवस्था में किसान 3 वर्षों में 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर पाता था। अब हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में 2/3 भाग, या हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष में 2 बार खेत का प्रयोग कर पाता था। इन शॉर्ट हम बात करें कि अब पहले की तुलना में कृषिगत जो भूमि थी उसका प्रयोग ज्यादा होने लगा, और इसका परिणाम ये निकला कि अब उत्पादन बढ़ने लगा। अब देखिए क्या किया जाने लगा कि खेत के एक भाग में शरद ऋतु में गेहूं और राई बोई जाती थी, दूसरे भाग में बसंत ऋतु में मनुष्य के उपयोग के लिए मटर, सेम और मसूर बोए जाते थे, घोड़े के लिए जौ और बाजरा बोया जाता था, और तीसरे भाग को खाली छोड़ दिया जाता था। इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की। और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में तीनों खेतों का बदल बदल कर ये प्रयोग करने लगे, और इन कृषिगत सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। भूमि की जो उत्पादकता थी वो दुगनी हो गई है। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग होने से यूरोपीय लोगों के जो आहार था उसमें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। साथ ही ये पशुओं के लिए चारे का अच्छा स्रोत बन गए। अब इसका परिणाम ये निकला कि यूरोपीय किसान अब कम भूमि पर अधिक उत्पादन कर सकते थे। धीरे धीरे यूरोप की जनसंख्या देखो बढ़ती जाएगी। जनसंख्या जब बढ़ेगी
तो जो कृषिगत जोत है उसका औसत आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसी का परिणाम है कि 13वीं सदी में एक किसान के पास में खेत का जो औसत आकार था वो 100 एकड़ से घटकर 30 एकड़ हो जाता है। यानी पहले एक किसान 100 एकड़ भूमि पर खेती करता था, लेकिन 13वीं सदी के आते आते उसके हिस्से में केवल 30 एकड़ जमीन आती है। अब देखो, छोटी जोत होने की वजह से वहां पर अधिक कुशलता से खेती की जा सकती है, साथ ही उसमें मानव श्रम की भी कम आवश्यकता होगी। यानी पहले यदि 100 एकड़ भूमि पर किसान का परिवार खेती करता था तो उसको 10 लोगों की आवश्यकता होती थी। अब 30 एकड़ पर काम कर रहा है तो 3 लोगों की आवश्यकता होगी, मानव श्रम कम लगेगा। अब ये यहाँ पर परिवार के जो 7 लोग बच गए, ये अन्य कार्यों में अपना योगदान दे सकते थे। ये अन्य जो गतिविधियां होती थी, व्यापार है, कारखाने हैं, उन सब में ये अपना योगदान दे सकते थे। देखिए, इन जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, इसमें अत्यधिक धन लगता था। अब जो आम किसान था, ये पनचक्की अर्थात जो जल से चलने वाली होती है, पवन चक्की जो वायु से चलने वाली होती है, इनके लिए इनके पास में पर्याप्त धन नहीं होता था। तो इस मामले में जो पहल की, ये लोड के द्वारा की गई। सामंत होते थे, उनके पास में धन होता था। इस प्रकार के जो प्रौद्योगिकी के जो यंत्र थे, उनमें जो पहल करने का कार्य किया वो अभिजात वर्ग ने किया। अब जो किसान का जो परिवार था, जिसकी चर्चा की कि पहले 10 लोग खेती में कार्य करते थे, अब 3 करते हैं, तो जो अन्य लोग बच गए किसान के, वो अन्य क्षेत्रों में अपनी पहल कर सकते थे। अब वो अन्य क्या कार्य करेंगे, जैसे वो खेती योग्य भूमि का विस्तार कर सकते थे, जो बाकी के जो परिवार के लोग बच गए। इसके अतिरिक्त वो गांव में लोहारों की दुकान खोली, उन्होंने भट्टियां स्थापित की, जिससे लोहे की नोक वाले हल अब गांव में उपलब्ध होने लगे। पहले उनके लिए उनको शहरों पे आश्रित होना पड़ता था या किसी अन्य गांव पर आश्रित होना पड़ता था। लोहे के हल के अलावा घोड़े की नाल भी अब गांव में बनाई जाने लगी, और मरम्मत का जो कार्य था ये सस्ती दरों पे किया जाने लगा। देखिए, 11वीं सदी से व्यक्तिगत जो संबंध थे सामंतवाद के आधार पर थे, वो कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर होने लगा। देखिए, पहले जो आर्थिक लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय के आधार पर होता था। यानी किसी को कोई चीज की आवश्यकता होती थी तो वो वस्तु के बदले में वस्तु देता था। लेकिन अब 11वीं शताब्दी के बाद में जो लेन देन है ये मुद्रा पर आधारित होने लगा। पहले जो लोड या हम कह सकते हैं सामंत होते थे, वो कर के रूप में बेगार करवाते थे, अर्थात लोड के खेतों पर जाकर किसानों को कार्य करना पड़ता था। अब जो लोड होता था वो कर के रूप में बेगार अर्थात सेवा के बदले में नगद लेना ज्यादा उचित समझने लगा, ज्यादा सुविधाजनक लगा उसको, और ये चीज कृषकों को भी अच्छी लगने लगी। अब जो किसान हैं उन्होंने भी अपनी फसल को व्यापारियों को मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया, वस्तु विनिमय के स्थान पर। ठीक है, तो इस प्रकार से मुद्रा का जो लेन देन है वो ज्यादा हो जाता है वस्तु विनिमय की तुलना में। अब देखो, वस्तु विनिमय या हम कह सकते धन का जो ये बढ़ता प्रयोग था, ये कीमतों को प्रभावित करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी वर्ष यदि फसल खराब हो जाती थी तो उस समय उसकी कीमत काफी ज्यादा हो जाती थी, बढ़ जाती थी। और यही वजह थी कि इंग्लैंड में 1270 से और 1320 के बीच में कृषि के जो मूल्य थे ये लगभग दुगने हो गए थे, और उसकी वजह थी धन का बढ़ता प्रयोग। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इन तीनों वर्गों के मध्य में जो सामाजिक और आर्थिक जो संबंधों को जो प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके ऊपर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो चौथा वर्ग आया, जिन्हें हम नए नगर या नगरवासी के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि धीरे धीरे कृषि प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो बढ़ने लगा। किसान अब अन्य जो कार्य थे उनमें भी अपना सहयोग करने लगा, या उसमें हम कह सकते हैं संलग्न रहने लगा। इसी वजह से कारखाना जो पद्धति है उसकी बढ़ोतरी होगी। कारखाना जब बढ़ेंगे तो नगरों का विकास होगा, और जब नगरों का विकास होगा तो एक नए प्रकार का वर्ग आएगा जिसे हम चौथे वर्ग के रूप में जानते हैं। इसकी चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियो हैं वो रेगुलर नहीं आ पाए, उसके अनेक कारण थे। यदि मैं उन कारणों की यहाँ पर चर्चा करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बचे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अब प्रत्येक दिन एक वीडियो आए और एग्ज़ाम से पहले आपकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू।